Hey viewers, it's me Harshika. Hope you all are doing great. एंड ये पहली वीडियो है जो मैं एमडी डिपार्टमेंट से हट के कुछ बना रही हूँ। ये वीडियो रहेगी एचआई डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एचआई डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए। एंड मैं आपको इस वीडियो से ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एमडी डिपार्टमेंट के लिए ही कंटेंट बनाती हूँ, उनके लिए नोट्स, उनके लिए वीडियो एंड सो ऑन। HIVI IDD डिपार्टमेंट के लिए अभी मेरे पास या फिर मैंने पर्सनली कोई इतना ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है जितना मैंने MD के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, बिकॉज आई थॉट कि MD में सारे ही डिपार्टमेंट्स आ जाते तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप उधर से लेके पढ़ सकते हो। बट हाँ, कल के पेपर की पेपर नंबर 2 की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ज़्यादा DMs, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं HI डिपार्टमेंट का यूनिट नंबर 1 जैसा आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है मैं करवाने वाली हूँ। प्लस मैं अपनी साइड से जो मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं HI डिपार्टमेंट के कोर्स 2 के, वो भी बता दूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो हाँ, ये कुछ नोट्स मैंने बनाए थे, इनफैक्ट आज सुबह से मैं इन पे ही वर्क कर रही हूँ। यूनिट 1 तो मैं आज आपको करवा रही हूँ, बट हाँ, अगर आपको इन फ्यूचर कोई नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे को 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म कर देना। मैं नोट्स बनवा के या फिर जो भी मेरी टीम के साथ मैं बना के आपको प्रोवाइड करवा दिया करूँगी। एंड फॉर द फर्दर डिटेल कि आपको नोट्स किस तरह से मिलेंगे, किस बेसिस पे मिलेंगे, वो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। बट हाँ, टेलीग्राम पे मैं जल्दी रिप्लाई देती हूँ एज़ कम्पेरिजन टू इंस्टा। तो अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 की, कोर्स 2 के। एंड यूनिट का नाम है हियरिंग एंड डेफ ब्लाइंडनेस, जिसका 1.1 में आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ हियरिंग। ये ऑफकोर्स कि सुनना क्यों ज़रूरी है, जो भगवान ने सुनने की शक्ति हम सबको दी है वो क्यों दी है, क्यों ज़रूरी है वो। तो अब हम इससे रिगार्डिंग बात करेंगे। हियरिंग इज़ द क्रूशियल सेंस दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ऑफकोर्स जो हियरिंग है ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हर इंडिविजुअल की लाइफ में, हर एस्पेक्ट्स में, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन। अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हियरिंग हमें हमारे पास हियरिंग सेंस होना चाहिए। सेफ्टी के लिए हियरिंग सेंस होना चाहिए कि हम रोड पे चलते हुए हॉर्न सुन पा रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, इमोशनल वेलबींग के लिए होना चाहिए एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए हियरिंग सेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके लिए हियरिंग इम्पॉर्टेंट है। तो पहला आता है कम्युनिकेशन, कि कोई भी पर्सन को अगर इंटरेक्ट करना है, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, या फिर किसी और के थॉट्स और फीलिंग्स को रिसीव करना है, तो ये भी कम्युनिकेशन में आता है। कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है ना, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। तो हियरिंग इनेबल्स अफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। जो हियरिंग है वो इनेबल करता है कि हम एक अफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन कर सकें। वर्बल यानी ओरल कम्युनिकेशन कर सकें। जैसे हम टाइप करके चैट करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन होता है, मगर उसमें हियरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है मैंने वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बोल के करते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं अलाउइंग इंडिविजुअल टू एंगेज इन कन्वर्जेशंस। ये इंडिविजुअल्स को अलाउ करते हैं कि वो कन्वर्जेशन में आएँ, अपना पार्ट प्ले करें, स्पीच को अंडरस्टैंड करने में, एक्सप्रेस देमसेल्स, खुद की जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, या फिर जो चाहते हैं, उनको जो चाहिए, उनकी जो वांट्स हैं, या फिर कोई भी चीज़ है, एनीथिंग, हम कोई भी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। और कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिवली कैसे हो सकता है, हियरिंग सेंस के थ्रू। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सेफ्टी का, कि हाँ, हियरिंग सेंस ज़रूरी है हमारे सेफ्टी पर्पस के लिए भी। अगर हमारे ऑडिटरी क्यूज प्लेज वाइटल फॉर रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल डेंजर्स। जो हमारे ऑडिटरी क्यूज होते हैं ये एक कौन सी साउंड डेंजर की है, फिर कौन सी साउंड डेंजर की नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। बेसिक पॉइंट्स से आप वैसे भी पढ़ के देख सकते हो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स अगर हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमें चाहिए तो हियरिंग भी ज़रूरी है। अगर भगवान ने हमें 5 सेंस दिए हैं जिसमें से एक सेंस हमारे हियरिंग का है, तो ऑफकोर्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो उसकी ही इम्पोर्टेंस हम बता रहे हैं। बताओ, ये तो हर इंडिविजुअल को अपने आप ही पता है, बट थियोरेटिकल थोड़ा आपको देखना है कि किस तरह से लिखना है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल कनेक्शंस, की अगर आपको सोशली कनेक्ट करना है, बाकी सोसाइटी की, कम्युनिटी के लोगों से कनेक्ट करना है, इंटरेक्ट करना है, तो भी आपको हियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी।
मेंटल हेल्थ, अगर आपको गुड मेंटल हेल्थ अपनी मेंटेन करनी है तो भी आप हेयरिंग की यूज़ कर हेयरिंग ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई बच्चा डेफ है, बाय बर्थ डेफ है, तो चलो ठीक है, वो सीख जाएगा धीरे 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 धीरे, लाइफ उसको सिखा देगी। बट हाँ, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट कोई एकदम से डेफ हो जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि उसे एकदम से सुनना बंद हो गया है। तो हाँ, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी हमारा हेयरिंग काफ़ी अफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल लाइफ। हेयरिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ऑफकोर्स आपके प्रोफेशनल लाइफ पे अगर आपको वर्क करना है तो भी आपको हेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस आप किस तरह से फॉलो करोगे, उनको सुन के फॉलो करोगे। बट हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हैं वो बिना हेयरिंग सेंस के नहीं हो सकते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अगर कोई डेफ है वो भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ प्रोसीड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बट हाँ, हियरिंग का यहाँ इन सेंसेस में हियरिंग का भी एक ज़रूरी रोल होता है, ये चीज़ बताई गई है। ऑफ कोर्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी के बिना रुक जाए इस दुनिया में, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। बट हाँ, हियरिंग सेंस की इंपॉर्टेंस बताते हुए हमने ये पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। इन्जॉयमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है तो आप चाहते हो कि आपको सब चीज़ मिले, आपको अच्छे कपड़े मिले, अच्छे जूते मिले, अच्छे सब कुछ अच्छा हो। तो ऑफ कोर्स अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपको चाहिए तो आप ये भी तो चाहोगे कि आपके पास आपके सारे सेंसेस हों, आपके हाथ पैर हों आपके पास। तो इसी तरीके से पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं 1.2 पे, जिसमें हमें पार्ट्स ऑफ ईयर एंड प्रोसेस ऑफ हियरिंग बनाना है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो, प्लस पॉइंट है कि अगर आपको हियरिंग का लाइक 5 या फिर 7 नंबर का क्वेश्चन आया, सपोज 5 और 7 दोनों नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो 7 नंबर वाले में या फिर हाईएस्ट जितने भी नंबर का क्वेश्चन आया हियरिंग ईयर से, पार्ट्स ऑफ हियरिंग से, प्रोसेस ऑफ हियरिंग से, तो आप ईयर का डायग्राम ज़रूर बना के आना। वहाँ पे डायग्राम मेंशन हो या ना हो, डायग्राम बना के आना, उसके सारे पार्ट्स मेंशन करके आना, ठीक है। ये बात पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में बैठा लो कि अगर हियरिंग के पार्ट्स पूछ ले, प्रोसेस पूछ ले, मीनिंग पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले, अगर 5 और 7 नंबर में, 2-3 नंबर में नहीं, 5 और 7 नंबर में, तो आपको ईयर का डायग्राम बना के ज़रूर आना है, प्लस उसके पार्ट्स भी मेंशन करने हैं। गूगल से कोई भी आसान से ईयर का डायग्राम देख लेना, 2-4 बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, बट बना के ज़रूर आना, ठीक है। तो अब हम पार्ट्स ऑफ ईयर्स की बात करते हैं और प्रोसेस ऑफ हियरिंग की। तो ये नोट्स आपको वैसे तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। पार्ट्स की बात करें तो हम जो ईयर के पार्ट होते हैं, जो हमारा कान होता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आउटर ईयर, जो हमारे बाहर का दिखता है ना, जिसे पिन्ना भी कहते हैं आई थिंक, तो ये वाला पार्ट होता है हमारा आउटर ईयर का। हाँ, ये लिखा है पिन्ना ऑरिकल, द विजुअल पार्ट ऑफ द ईयर, जो हम देख सकते हैं, ये बाहर वाला पार्ट ये होता है पिन्ना, जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, यानी आपके इधर सारे में साउंड चल रही है, तो ये छोटा सा पार्ट ये सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है एंड डायरेक्ट देम इनटू द ईयर कैनाल, और उनको डायरेक्ट करता है कि वो हमारी ईयर कैनाल से अंदर जाए। नेक्स्ट, ईयर कैनाल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स द ट्यूब थ्रू विच साउंड वेव ट्रेवल टू रीच द ईयर ड्रम। ईयर कैनाल एक ट्यूब सी होती है जिधर से बाहर की साउंड ईयर ड्रम तक जाती है। इसके बाद आउटर ईयर के बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है मिडल ईयर का, जिसमें ईयर ड्रम होता है, जिसे हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ऑस्कल्स होते हैं, स्टेचिंग ट्यूब होती है, एंड ये तीनों का अपना अलग अलग रोल होता है। आपको ये ज़रूर पढ़ना होगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो कि कोई पॉइंट मेरे से मिस हो जाए, या फिर आज ही मैं वीडियो बना रही हूँ, आज ही मेरे को अपलोड करनी है, तो हो सकता है जल्दबाजी में कुछ इधर उधर हो जाए, तो इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। ये नोट्स आपको पता नहीं बाद में मिले ना मिले, इसलिए अभी जो चीज़ मिलती है ना उसकी वैल्यू करके उसको लाइक सेव करना सीखो कि किस तरह से आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो ईयर ड्रम का क्या रोल होता है, ये वाइब्रेट करता है व्हेन, जब साउंड वेव्स इसको रिसीव होती है, और ये साउंड वेव्स मिडल ईयर बोन पे ट्रांसफ़र कर देता है। ऑस्कल्स में 3 बोन्स होते हैं हमारी, मेलस, इंकस एंड स्टेपीज। स्टैचिंग ट्यूब एक कनाल होती है जो कनेक्ट होती है मिडल ईयर और थ्रोट से, जो इक्वलाइज करती है प्रेशर को ईयर ड्रम के दोनों साइड, यानी ईयर ड्रम के साइड और ईयर ड्रम के अंदर वाले साइड पे प्रेशर इक्वलाइज करती है, बैलेंस करती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इनर ईयर पे। इनर ईयर में हमारा कोक्लिया होता है और वेस्टिब्यूलर सिस्टम होता है। कोक्लिया एक स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है एंड इसका मेन पर्पस होता है कि ये वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है।
और वेस्टिबुलर सिस्टम का मेन पर्पस होता है कि ये बैलेंस करता है एंड स्पेटियल ओरिएंटेशन को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ हियरिंग पे कि हियरिंग का प्रोसेस क्या होता है। ये तो ऑफकोर्स आप HI के बच्चे हो, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इनफैक्ट पार्ट्स ऑफ हियरिंग और प्रोसेस ऑफ हियरिंग तो आपको आना ही चाहिए अगर आप HI डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो। साउंड वेव कलेक्शन, साउंड वेव को कलेक्ट करता है, वाइब्रेशन होती है, फिर साउंड वेव को कन्वर्ट किया जाता है, फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, हमारे माइंड की तरफ जाता है, फिर हमारा माइंड बताता है कि क्या करना है। साउंड इंटरप्रिटेट करते हैं कि सपोज़ अगर आपकी मम्मी बोल रही है तो आप दूर से समझ जाते हो कि हाँ ये तो मेरी मम्मी की आवाज़ है। आपको इनफैक्ट आप किसी से भी रैंडम पर्सन आपको मिलता है तो आपको ऐसा लगता है ये आवाज़ तो जानी पहचानी है। तो सोचो हमारा ब्रेन कितना इफेक्टिवली वर्क करता है साउंड्स को लेके, हियरिंग सेंस को लेके। नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखो मैंने इधर लिखा भी है अलॉन्ग विद डायग्राम। तो डायग्राम वाला पॉइंट ध्यान में रखते हुए चलना कि डायग्राम बनाना ही बनाना है। इनफैक्ट अभी वीडियो पोस्ट करके डायग्राम बना लो, प्रैक्टिस कर लो, भूल मत जाना डायग्राम, कल ही पेपर है आपका। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ये तीनों टर्म्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स ऑफ साउंड क्या होता है। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ट्रेवल्स इन वेव्स एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड एक तरह की एनर्जी होती है जो ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स। अब साउंड को ट्रैवल होने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। अब वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, जिससे साउंड टकरा के फिर सुनाई देती है। अंडरस्टैंडिंग द फिजिक ऑफ साउंड इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। अगर हमें देखना है फिजिक ऑफ साउंड क्या होता है तो हमें ये समझना होगा कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, वो प्रोपोगेट किस तरह से होती है डिफरेंट मीडिया के थ्रू, और ये परसीव्ड किस तरह से होती है। नेक्स्ट अब हमें देखना है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, कॉजिंग द साउंड सराउंडिंग मीडियम टू वाइब्रेट एज वेल। तो वो जो एयर का मीडियम है या फिर वाटर है या फिर कोई भी सॉलिड चीज़ है तो उसको भी, उसमें भी हल्की सी वाइब्रेशन आती है जब उसकी मदद से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पहला क्या होता है वाइब्रेशन की, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, फिर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, तो कुछ रह ना जाए। मेरी साइड से थोड़ा जल्दी कराने के चक्कर में हो सकता है कि डिटेल एक्सप्लेन आपको ना समझ में आ रहा हो, बट हाँ जो मैंने लिखा है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो इस चीज़ का, एटलीस्ट इस चीज़ का तो बेनिफिट उठाओ। मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा और मेरा भी ना हो, क्योंकि मेरे को इसके बाद बहुत ज़्यादा काम है इसका भी। बट हाँ ये ध्यान रखना कि मैं MD डिपार्टमेंट का कंटेंट बनाती हूँ, मैं ज़्यादा HI VI IDD इन सब के नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको बना के अरेंज करके, बट इस तरह से वीडियो तो बहुत कम चांस है कि मैं बाकी डिपार्टमेंट्स की बनाया करूँ इन फ्यूचर, तो प्लीज़ एडजस्ट करना आप। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, तो ये क्या था प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट प्रोपगेशन ऑफ साउंड की, ये क्या होता है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव थ्रू द मीडियम। ये इन्वॉल्व करता है कि जब साउंड वेव किसी से टकरा के, वाइब्रेशन किसी से टकराई तो साउंड वेव बन गई। ये हमने अभी देखा, जब वो साउंड वेव किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। तो आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होती है पर सेकेंड। नेक्स्ट वेवलेंथ, ये होता है डिस्टेंस की कितने डिस्टेंस पे बिटवीन सक्सेसिव एंड कॉम्प्रेसिव और रेयर फ्रैक्शंस के कितने डिस्टेंस से हमें वॉइस रिसीव हो रही है। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। तो ये बेसिकली डिटरमाइन करता है लाउडनेस ऑफ साउंड की, कि हायर एम्पलीट्यूड पे साउंड आ रही है या फिर लोअर एम्पलीट्यूड पे साउंड आ रही है। नेक्स्ट स्पीड ऑफ साउंड, कितनी स्पीड से साउंड हमारे पास रीच हो रही है। थ्रू विच इट ट्रेवल, साउंड वेव फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लो इन लिक्विड्स एंड स्लोएस्ट इन गैस। जो अगर अच्छा देखो, ये जो हमने सारा पढ़ा इन सबका कंक्लूजन देखो कि अगर एक खाली रूम है तो वहाँ पे आपकी आवाज़ गूंजती है, क्योंकि वहाँ पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे आवाज़ टकरा के आपके कान में आए, है ना। इसीलिए पहाड़ों में बेसिकली आवाज़ गूंजती है, क्योंकि वहाँ पे आवाज़ टकरा ही नहीं पाती किसी से। ऐसे ही अगर आप एक रूम में बैठे हो, मैं इस रूम में बैठी, तो इस रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे आवाज़ टकरा के
फिर मेरे कानों तक आ रही है। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट है तो साउंड फास्टेस्ट आती है, वहीं लिक्विड है तो स्लोअर आती है, वहीं गैस है, हवा में आप ये भी पहाड़ों में बोल रहे हो तो वहाँ पे और ज़्यादा स्लोएस्ट रिसीव होती है। नेक्स्ट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड की कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। पहला, फिजिकल एट्रीब्यूट्स की हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, हमने अभी पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, फेज, ट्रिम्बर, ये होते हैं हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पेज 1 एंड नाउ इट्स पेज 2। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आता है, पिच, द परसेप्टिव फ्रीक्वेंसी, लाउड। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में क्या आता है, पिच की कोई कितनी तेज से बोल रहा है, लाउडनेस, टिम्बर, ड्यूरेशन, स्पैटियल लोकेशन एंड एनवेला। तो ये सारे हमारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट है, बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाने की कोशिश की है, एक एक वर्ड ढूंढ ढूंढ के। तो पढ़ लेना। एंड ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे को एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने हैं, तो उधर भी टाइम कंज्यूम होएगा। तो ये जो आप पढ़ के समझ सकते हो नोट्स में देख के, वो आप समझते हुए चलो। कॉलेज में आप सब तो आई डोंट थिंक सो कि एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँ, तो थोड़ा हम स्पीड में काम करेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। अब ये आगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट का, ऐसे हेयरिंग के साथ साथ अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो भी मेरी बात मान के ईयर का डायग्राम ड्रॉ कर आना, उसके पार्ट्स मेंशन कर देना, उसके ये वाले 2 काम तो ज़रूर कर देना कि ईयर का डायग्राम बनाया ना। नेक्स्ट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये कंडीशन होती है, एबिलिटी टू रिसीव और कॉम्प्रिहेंड साउंड इज़ रिड्यूस्ड कंपेयर टू द नॉर्मल हेयरिंग। जब हम किसी भी इंडिविजुअल की हेयरिंग एबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन, जैसे कि किसी को कम सुनता है या फिर नहीं कहते किसी को ऊंचा सुनता है, हमें जाके उसे तेज़ बोलना होता है तो सुनता है, तो ये भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आता है कि वो कंप्लीट हेयरिंग इम्पेयर्ड है या फिर पार्शियल हेयरिंग इम्पेयर्ड है। और जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट की जो रेंज होती है वो माइल्ड टू प्रोफाउंडली वेरी करती है। एंड ये वाला क्वेश्चन हमारे एमडी में भी है, ये वाले टॉपिक्स हैं उधर। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है उसमें मैंने वाला क्वेश्चन डाला है कि डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस वाला, तो उधर से भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए है, क्योंकि मैंने उधर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप देख ही लेना। 1 घंटे की वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, उसमें से आपका 40 to 45% पेपर आ सकता है, तो इसलिए देखते हुए चलना, क्योंकि उसमें डेफ ब्लाइंडनेस आता है और इसमें भी डेफ ब्लाइंडनेस है, तो आपको हो सकता है टॉपिक अलग अलग लगे, बट कुछ टॉपिक सेम है। मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने उसके भी नोट्स बनाए, तो मैंने देखा है कि कुछ टॉपिक सेम हैं, तो हवा में नहीं बोल रही मैं। वो 1 घंटे की वीडियो देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, वो भी नहीं देखनी, स्किप कर करके देख लेना, ज़्यादा स्पीड में बना के देख लेना, मगर देख लेना अगर आपको आपका फ़ायदा चाहिए तो। नेक्स्ट आता है हम क्लासिफिकेशन, एज ऑफ ऑनसेट की। बच्चे में एज ऑफ ऑनसेट क्या होता है ये भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो एज ऑफ ऑनसेट होता है कि बच्चे की जो डिसेबिलिटी है, कंडीशन है, या फिर इस नोट्स के अकॉर्डिंग जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो किस वजह से है। तो हमारे पास 2 पॉइंट, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कॉग्निशन हियरिंग लॉस प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि जब वो पैदा हुआ था तभी वो डेफ पैदा हुआ था, ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर्स, या फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, दादा दादी या फिर मम्मी पापा के थ्रू, नाना नानी के थ्रू, जिसकी वजह से वो डेफ हुआ बच्चा। एक्वायर्ड हियरिंग लॉस की, ये हियरिंग लॉस होता है कि बच्चे ने एक्वायर किया है, किस वजह से एक्वायर किया है, बर्थ के बाद होगा, ऑफकोर्स एक्वायर किया तो पैदा होने के बाद ही तो एक्वायर करेगा। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कान में कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर नॉइस एक्सप्लोजर हो गया। होता है ना जब कोई छोटा बच्चा होता है वो किसी कीर्तन या जागरण या फिर किसी पार्टी शादी में जाता है, तो हम देखते हैं कि उस बच्चे के कान में कॉटन होती है, क्यों, ताकि ज़्यादा साउंड उसको नुकसान दे सकती है एक कुछ महीने के बच्चे को, इसलिए। तो अगर वो बच्चे का ध्यान नहीं दिया गया तो भी वो डेफ हो सकता है, कान का पर्दा फट सकता है उसका। नेक्स्ट,
प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस अकर्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। ये वो वाला हियरिंग लॉस होता है जो स्पीच के डेवलपमेंट से पहले ही बच्चा डेफ हो जाता है। अफेक्ट्स लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट। ऑफकोर्स बच्चे ने अभी लैंग्वेज नहीं सीखी है, बट ड्यू टू सम एक्सीडेंट और इंसिडेंट वो बच्चा डेफ हो गया, तो वो उसके एक्विजिशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ही नेगेटिव रोल डाल सकता है। नेक्स्ट, पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस अकर्स व्हेन डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। मतलब कि ये तब डेफ हो जाते हैं जब उनका स्पीच और लैंग्वेज डेवलप हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया था ना, कोई सपोज मैं हूँ, मेरे को लैंग्वेज आती है, मेरे को सारे वर्ड्स पता हैं, और अब कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं डेफ हो गई, तो ये कौन सी डेफनेस में आएगी पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस में आएगी कि मैंने सारी लैंग्वेज सीख ली है, मेरा लैंग्वेज डेवलपमेंट स्पीच डेवलपमेंट हो गया है, अब किसी और रीज़न की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से डेफनेस हुई, तो ये आती है पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस में। टिपिकली हैज़ लेस इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, और ये बहुत ही कम इफेक्ट डालती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, क्योंकि मेरे को आती है लैंग्वेज, तो सपोज़ अगर मैं डेफ होंगी भी तो मैं ज़्यादा नहीं, शुरुआत में चलो 40%, फिर 50, फिर 80, 90% मैं लिप रीडिंग के थ्रू या फिर इशारे करके मैं अपनी बात कह पाऊँगी। तो जो मैंने सीख लिया है, लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है, उसके बाद हियरिंग हमारी ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट पे नेगेटिव रोल नहीं डालते हैं। अब इसके आते हैं हम टाइप्स पे। पहला होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम इन आउटर और मिडल ईयर में हुई है, जिसकी वजह से बच्चा डेफ हो गया है, या फिर अफेक्ट्स द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड टू द इनर ईयर, या फिर हमारे मिडल ईयर से इनर ईयर तक साउंड ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट आता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कॉज बाय प्रॉब्लम इन इनर ईयर। ये होता है कि हमारे इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर ऑडिटरी नर्व में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि हमारे हेयर सेल्स डैमेज हो गए हों। नेक्स्ट, यूजुअली परमानेंट कैन ड्यू टू द एजिंग, नॉइस एक्सपोजर एंड जेनेटिक्स। ये बेसिकली परमानेंट होता है जनरली, कि हो सकता है जेनेटिक हो, या फिर कोई नॉइस एक्सपोजर हो जाए, कान के पर्दा फट जाए, वो डैमेज हो जाए इस वजह से। नेक्स्ट आते हैं हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। मिक्स से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दोनों का मिक्सचर, पहला कंडक्टिव एंड नेक्स्ट सेंसरी न्यूरल, तो इन दोनों का मिक्सचर हमारा मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहलाता है, जो हमारे आउटर, मिडल और इनर ईयर तीनों में ही प्रॉब्लम का रीज़न हो, तीनों में ही प्रॉब्लम हो सकती है एक डेफ के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिग्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिग्री की कौन कौन सी डिग्री होती है, जैसे कि जो डेफनेस है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी है वो माइल्ड टू प्रोफाउंड वेरी करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिग्री की कोई भी कंडीशन हो वो माइल्ड टू प्रोफाउंड वेरी करती है। अब माइल्ड क्या होता है कि किसी को थोड़ी सी दिक्कत है, फिर माइल्ड के बाद आता है मॉडरेट, किसी को उससे ज़्यादा दिक्कत है, फिर आता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कि उसको उससे भी ज़्यादा दिक्कत है, एंड फिर आता है प्रोफाउंड कि उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो डिग्री में सबसे पहले आता है माइल्ड की, जिसका 26 से 40 तक ही हेयरिंग लॉस होता है। पहले आता है माइल्ड, जिसका 26 से 40 dB तक ही हेयरिंग लॉस होता है, जिसको सॉफ्ट साउंड नहीं सुनाई देती, यानी बहुत धीमी साउंड है वो नहीं सुनाई देगी। मॉडरेट होता है जिसका 41 से 55 dB तक हेयरिंग लॉस है, जिसमें उसको कन्वर्सेशन नहीं सुनाई देगी विदाउट हेयरिंग एड, यानी वो हेयरिंग एड लगा के ठीक हो सकता है, उसे हमारी नॉर्मल आवाज़ सुनाई देगी। मॉडरेट आता है मॉडरेट सीवियर, जिस मॉडरेटली सीवियर, अच्छा इसमें 4 पार्टीशन मैंने किए थे। नेक्स्ट आता है मॉडरेटली सीवियर एंड सीवियर, लाइक मैंने आपको सीवियर बताया ना, उसमें भी आप 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। 56 to 70 dB तक मॉडरेटली सीवियर, जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चे को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कन्वर्सेशन करने में। एंड सीवियरली हेयरिंग में जिसमें आता है 70 से 90 dB तक, जिसमें बच्चा लाउड साउंड ही सुन सकता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है प्रोफाउंडली हेयरिंग लॉस पे, जो 91 प्लस होता है, जो मतलब कह लो वो ऑलमोस्ट डेफ ही है, वो नॉर्मल साउंड या फिर हम चिल्ला के बोलेंगे ना वो फिर भी नहीं सुन पाएगा। वो लाइक ना होता है जैसे अगर एयरप्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो कितनी ज़ोर से साउंड आती है, या फिर ट्रेन उसके सामने से जा रही है तो कितनी ज़ोर से साउंड आती है, वो वाली साउंड उसको सुनाई दे सकती है। हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितना ही चीख ले चिल्ला ले उसको नहीं सुनाई देगा।
नेक्स्ट आते हैं हम नेचर पे। टेम्परेरी हेयरिंग लॉस की, टेम्परेरी यानी कि वो बाद में ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन से हो जाएगा या किसी और चीज़ से हो जाएगा। कोई इन्फेक्शन था वो उसका क्योर हो गया है। परमानेंट की ऑफकोर्स परमानेंट है, डेफ है वो। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव, जो टाइम टू टाइम बढ़ता है, वर्सन होता है टाइम के साथ साथ। एंड ये तो मेरा एक फ्रेंड भी है जो कह लो कि बाय बर्थ नहीं पता था कि वो डेफ है, बट धीरे 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 उसको एक कान से सुनता था बट एक कान से नहीं सुनता था। फिर जब उसके पेरेंट्स ने उसका लाइक ट्रीटमेंट वगैरह कराया तो उसे पता चला कि वो एक कान से 100% डेफ है एंड एक कान से उसका हेयरिंग है, बट वो भी टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है। और यही रीज़न था कि उसके पेरेंट्स को काफ़ी टाइम बाद पता चला, जब वो 4-5 साल का हो गया, कि उसको हेयरिंग में प्रॉब्लम है। क्योंकि उसको एक कान से तो सुनता था, वो बचपन से जितना भी रिएक्ट करता था वो एक कान से सुन के करता था, बट अब टाइम के साथ साथ उसको वो भी कम सुनाई दे रहा है, यानी वो प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस था उसको। तो जैसे वो कम होता गया, तब उसके पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि हमारे बच्चा कम रिएक्ट करता है साउंड्स पे। नेक्स्ट सडन हियरिंग लॉस की, ऐसी कोई इंसिडेंट हो गया, ऐसी कोई घटना होगी जिसकी वजह से एकदम ही हियरिंग लॉस हो गया। तो ये थे हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट आपके HI डिपार्टमेंट का। फाइनली मैंने बना दिया। नेक्स्ट अभी इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आपके इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे को लगते हैं, मेरे को लाइक तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप एक बार थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देख सकते हो। पहला आता है पार्ट्स ऑफ हियरिंग अलॉन्ग विद डायग्राम एंड प्रोसेस, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया इस वीडियो में कि ईयरिंग ईयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं एंड उसका प्रोसेस क्या होता है हियरिंग का लाइक प्रोसेस के से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा, क्योंकि आप HI डिपार्टमेंट से, आपका डिपार्टमेंट ही हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो कोई इंसान सुनता कैसे है ये तो पूछेगा ही वो। और इससे क्वेश्चन है तो वही डायग्राम और पार्ट जरूर बनाने हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में पूछेगा। अभी आप बात कर रहे थे हियरिंग की, कि सुनने का क्या प्रोसेस होता है। अब आप बात करोगे हियरिंग इम्पेयर्ड कि कोई डेफ होता है कम्प्लीटली या पार्शियली, उसका क्या प्रोसेस वो क्या होता है। नेक्स्ट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ऑफ ऑडिटरी बिहेवियर की किसी के भी, ये यूनिट 2 में आई थिंक आपकी, कि कोई भी अगर ऑडिटरी बिहेवियर की वजह से उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स यानी कि उसके डेवलपमेंट में ग्रोथ में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। हियरिंग एड, अब आपको हियरिंग एड के बारे में भी पता होना चाहिए कि उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और टाइप कौन कौन से होते हैं। ये आई थिंक आपको यूनिट नंबर 3 में है शायद ये वाला टॉपिक, कि कोई अगर पार्शियली डेफ है, जैसे मैं आपको डिग्री बताई, तो कौन सी डिग्री पे या फिर किस कंडीशन पे कौन सी चीज़ हम एज अ सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कान की मशीन, क्यों शोर मचा रहा है, आराम से रख ले। रुक जा एक सेकेंड आप रुक जाओ ना। जैसे कि कान की मशीन, या फिर हमने बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट करा दिया उसकी अर्ली एज में, तो आप हियरिंग एड के बारे में भी पढ़ो। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग, की ऑडिटरी ट्रेनिंग की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ ही जाता है आपका पेपर नंबर 1 में भी 7 नंबर का क्वेश्चन आया था एक स्टेज से रिलेटेड, आई थिंक 3rd क्वेश्चन था कुछ। तो ऐसे स्टेजेस, अगर आपको स्टेजेस टर्म दिख रही है तो कोशिश करो कि आप वो स्टेजेस तो एटलीस्ट याद करके जाओ, क्योंकि 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके कोर्स नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इसी के साथ मेरा ये वाला कंटेंट फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो नोट्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उन्हें पढ़ लो। फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे से पूछ लो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। एंड मेनली टेलीग्राम पे पूछा करो, मैं वहाँ पे मैसेजेस देख लेती हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं जल्दी से एक्टिव नहीं आती, तो वहाँ का मैं रिप्लाई दे ही नहीं पाती, फिर आप ही कहते हो कि आपने लेट रिप्लाई दिया मैम, इसलिए फिर आप ही कहते हो कि मैम आप हमें ऐसे इग्नोर कर देते हो। मैं इग्नोर नहीं करती, बट मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे तो ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी। मैं हर प्लेटफॉर्म कैसे हैंडल करूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टेलीग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रह सकूँ। और
इसी के साथ हमारा कोर्स नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कंटेंट ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम। अच्छे से करना, डरने वाली बात नहीं है। क्वालिटी लिखना, क्वांटिटी पे फोकस मत करना, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना, अच्छी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।